तो या तो है भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप तुम लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, एंड अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। हाँ भाई, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो जिसने जिसने अभी तक पुराना वाला एपिसोड नहीं देखा है, जाकर वो पिछला वाला एपिसोड देखो एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और भाई लोग, मेरे को तुमसे कुछ बातें करनी है लास्ट में, तो वीडियो के एंड में करेंगे उसको। तो बिना देर के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि हमारा यॉन हरकुलिस को जायंट्स की किंग जैगेंटस के पास ले जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद हरकुलिस और जैगेंटस जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर इसी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन फिर उसी वक्त यॉन हरकुलिस और जैगेंटस के बीच में आ जाता है और उन लोग की फाइट को नहीं होने देता, और हरकुलिस को एक नेकलेस देता है जिसका नाम रहता है नेकलेस ऑफ ब्लड ड्रॉप, जो कि हरकुलिस की मदर एल्केमिनी का नेकलेस रहता है। एंड जैसे ही हरकुलिस उस नेकलेस को अपने हाथ में पकड़ता है, वहाँ पर एल्केमिनी की मेमोरीज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर हम एल्केमिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हरकुलिस को बड़ा होता हुआ देख पाते हैं, जिसके साथ एल्केमिनी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन फिर एक दिन वापस उसके पास ज्यूस आता है, जो कि हरकुलिस को वॉर में भेजने की बात बोलता है। लेकिन इस बात के लिए एल्केमिनी वापस मना कर देती है, जिस वजह से ज्यूस और एल्केमिनी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन इन द एंड जो एल्केमिनी रहती है वो इस बात के लिए एग्री नहीं होती। तो फिर ज्यूस इस चीज़ को देख करके एल्केमिनी को मारने का प्लान बनाने लगता है, और फिर ज्यूस कुछ दिनों बाद एरिस को एल्केमिनी को मारने के लिए भेज देता है। एंड जैसे ही एरिस एल्केमिनी के पास पहुंचता है, एल्केमिनी उसे कहती है कि मेरा सन कुछ भी हो जाए यहाँ पर वॉर नहीं लड़ेगा। तो इसके जवाब में एरिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार करके तुम्हें जाइंट्स के हाथों में दे दूंगा, जिससे हरकुलिस को ये लगेगा कि तुम्हारा कत्ल जाइंट्स ने किया है, जिससे वो उन लोग के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देगा। ये बोलने के बाद एरिस एल्केमिनी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से एल्केमिनी वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाती है, और वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में भी हरकुलिस को याद कर रही होती है और उसको बहुत सारी बातें बोलती है। तो फिर इसी के साथ वहाँ पर एल्केमिनी की डेथ हो जाती है एंड उसकी जो मेमोरीज है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम अपनी जो स्टोरी है उसको यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जैगेंटस को देख पाते हैं, जो कि एल्केमिनी की मेमोरीज को देखने के बाद वहाँ पर बात करते हुए कहता है कि मैंने ये जो स्टोरी है उसके बारे में कभी नहीं सुना था। वैसा बोल करके यॉन की तरफ देखने लगता है, और फिर यॉन से बात करते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर में तुम इस प्लेस के अंदर हरकुलिस को लेकर क्यों आए। तुम यहाँ पर जो हरकुलिस और जायंट्स के बीच की फाइट है उसको ख़त्म करना चाहते हो। एंड बाय द वे, तुम्हारा नेम क्या है। तो स्क्रिप्ट में यॉन से कहता है कि मैं यॉन हूँ, और हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं हरकुलिस और जायंट के बीच की फाइट को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हरकुलिस को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बोलने के बाद यॉन जैगेंटस की तरफ देखने लगता है। तो जैगेंटस यॉन की बातों को सुनने के बाद यॉन की तरफ और गौर से देखता है और कहता है कि तो तुम किम यॉन हो। मैंने तुम्हारा ये जो नेम है उसको पहले ही उर्फरा से सुन रखा था, एंड जब उर्फरा ने मेरे को तुम्हारे बारे में बताया था तो उसने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तब मैंने सोचा था कि उर्फरा तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, बट अब जब मैं तुम्हें सामने से देख रहा हूँ तो मेरे को उसकी सारी बातों पर यकीन हो गया। तुम लिटरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। वैसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच यॉन जैगेंटस से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि जैगेंटस, आखिर में तुम इतने लंबे समय से इस फ्लोर के अंदर क्या क्या रहे हो। तो इसका जवाब देते हुए जैगेंटस उसे कहता है कि किम यॉन, मैं जो फ्लोर है उसके अंदर अपने आप को हील कर रहा था। जब मैंने ज्यूस के साथ फाइट की थी तो उस दौरान ज्यूस ने मेरे को अपनी लाइटनिंग बोल से स्ट्राइक किया था, जिस वजह से मेरी बॉडी पर एक बहुत बड़ा जख्म हो गया था। वो ऐसा बोल करके अपनी बॉडी को यॉन के सामने ले आता है, तो यॉन को उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा होल दिखता है। तो उसे देख करके यॉन कुछ नहीं बोल पाता। एंड फिर जैगेंटस दोबारा सियान से बात करते हुए कहता है कि एंड मैं जो फ्लोर है उसके अंदर अपने आप को हील करने के साथ साथ जो नेक्स्ट बैटल है उसकी तैयारी भी कर रहा था। तो फिर उसकी इस बात को सुनने के बाद यॉन वहाँ पर थोड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर उसी बीच वापस से जैगेंटस यॉन से बात करते हुए कहता है कि यॉन, मैंने सुना था कि तुमने ओलंपस के साथ अपनी जो फाइट है उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, तो इस हिसाब से तुम अभी ओलंपस के एनिमी हो। तो आखिर में तुम कौन से साइड में हो, ओलंपस के साइड या जायंट्स के साइड। तो जैगेंटस की इस बात को सुनने के बाद यॉन कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलता। एंड फिर जैगेंटस से बात करते हुए कहता है कि जैगेंटस, अगर मैं सही बोलूँ तो मैं ना ही जायंट्स की साइड हूँ और ना ही ओलंपस के साइड। मैं तो बस सेकंड जैगेंटोमेंसिया को स्टॉप करना चाहता हूँ, ताकि जो बहुत सारे लोग हैं वो मरे नहीं। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जैगेंटस रहता है वो कुछ समय के लिए शांत जाता है, और फिर दोबारा से बात करते हुए कहता है कि यॉन, अगर यहाँ बस फाइट हुई तब तुम किसके साइड रहोगे। तो उसकी इस बात के जवाब में यॉन उसे कहता है कि जैगेंटस, अगर फाइट हुई तो मैं डेफिनेटली जायंट्स की साइड से लड़ूंगा। ये बोलने के बाद यॉन वापस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो जैगेंटस उसे देख करके उसे बात करते हुए कहता है कि यॉन, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जायंट्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन दूंगा, जिससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बोल करके वो हंसने लगता है। तो यॉन उसकी बातों को सुन करके अपने कान को बंद कर लेता है, और फिर जैगेंटस से कहता है कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, और आखिर में तुम इतना ज़्यादा हील क्यों रहे हो, पूरी जो ज़मीन है वो सेक कर रही है। तो फिर उसकी इस बात को सुन करके जैगेंटस उसे कहता है कि ऑल राइट,
तो मेरे ख्याल से हम दोनों ने तो डिसीज़न ले लिया, बट अब यहाँ पर बस एक ही लड़का बचा है जिसने डिसीज़न नहीं लिया। वो ऐसा बोल करके हरकुलिस की तरफ देखने लगता है। तो हमें वहाँ पर हरकुलिस को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एल्केमिनी का लॉकेट पकड़ा रहता है और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा ऑरा भी निकल रहा होता है। बट हरकुलिस बहुत देर से वहाँ पर बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता। एंड फिर वो अपने हाथ में उस लॉकेट को पकड़ता है और अपने आप को लगातार पंच मारने लगता है और उसका पंच इतना खतरनाक रहता है कि हरकुलिस के मुंह से ही खून जाने लगता है। पर हरकुलिस एक पंच से नहीं रुकता, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पंच मारता है। लेकिन फिर इसी समय उसके पीछे योन आ जाता है जो कि हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम रुक सकते हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो उसकी इस बात को सुन करके हरकुलिस योन को बात करते हुए कहता है कि एरेस वो बास्टर्ड आखिर में कहाँ फंसा है, मुझे उससे अपना जो रेवेंज है उसको लेना है। तो उसके जवाब में योन से कहता है कि मैंने तो एरेस को ऑलरेडी मार दिया है, वो अब मर चुका है। तो इस बात को सुन करके हरकुलिस योन से कहता है कि ज़रा देखो, मैंने इतने समय तक जायंट्स को फालतू का मारा, पर जो रियल कल्प्रेट है वो तो ऑलरेडी मर चुका है, अब मैं यहाँ पर अपना रेवेंज भी नहीं ले सकता। ये बोलने के बाद हरकुलिस वहाँ पर बैठ जाता है और जगेंटस की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दे जगेंटस, मैंने बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में तुम्हारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर को मार दिया, बट अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हूँ, मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर से जाने दो, मैं अपना एक काम कंप्लीट करके दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उसके बाद तुम मेरे साथ जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। तो उसकी इस बात को सुन करके जगेंटस थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड फिर वो हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस क्या तुम जी उसको मारने जा रहे हो? तो इसके जवाब में हरकुलिस उसे कहता है कि हाँ, मैं अपने फादर को मारने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सो हरकुलिस की इस बात को सुन करके जगेंटस हरकुलिस को कहता है कि हरकुलिस मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे हाथों से बहुत सारे जाइंट्स मरे थे, बट इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी मदर भी जो उसके एक शिकार थे, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश भी नहीं करूँगा, बट इसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें जो ओलंपस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जगेंटस अपने घाव को हील करने के लिए पहाड़ के अंदर जा करके दोबारा से सो जाता है। और फिर उसी के साथ हम हरकुलिस को देख पाते हैं जो कि जगेंटस के क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए कहता है कि सर मैं अपनी मदर के हॉनर में आपका जो विश है उसको ज़रूर पूरा करूँगा। वैसा बोल करके अपनी मदर का लॉकेट भी पहन लेता है। और फिर इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम हरकुलिस को हमारे यौन के सामने खड़ा हुआ देख पाते हैं जहाँ पर वो यौन से बातें करते हुए कह रहा होता है कि यौन तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी ये जो बैटल है उसको स्टॉप नहीं करता और हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता। तो इसके जवाब में यौन उसे कहता है कि हरकुलिस क्या तुम सही में ओलंपस से लड़ाई करने वाले हो? तो इसके जवाब में हरकुलिस कहता है कि हाँ, मैं इसका प्लान तो कर रहा हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद यौन वहाँ पर हरकुलिस को आगे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जिससे तुम बहुत ज़्यादा चीयर अप हो जाओगे। वैसा बोल करके अपनी क्नाई की पावर का यूज़ करने लगता है जिससे आसपास बहुत ज़्यादा ऑरा बिखर जाती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम हरकुलिस के सामने एक शैडो को देख पाते हैं। ये देख करके हरकुलिस अपने मन में कहता है कि ये जो पर्सन है वो मेरे को बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, ये सेम टू सेम मेरे फादर की तरह है। वैसा सोचने के बाद योन से बात करते हुए कहता है कि किम योन आखिर तुम यहाँ पास क्या करने का ट्राई कर रहे हो और ये जो पर्सन है वो कौन है? हरकुलिस कैसा कहते ही हम योन को देख पाते हैं जो कि हरकुलिस की बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये एरेस है। उसके ऐसे कहते ही हम उसके सामने एरेस को भी दिखाया जाता है जो कि योन की बात को सुनने के बाद उसकी तरफ देख करके आगे बढ़ते हुए कहता है कि किम योन तुम बास्टर्ड आखिर में तुमने मेरे साथ क्या किया? तो इस चीज़ को ऐसा होता हुआ देख करके योन अपनी जो डेड वर्शिप स्किल रहता है उसको ऑन करता है जिस वजह से वापस एरेस अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और फिर इसी के साथ योन एरेस को देख करके कहने लगता है कि ज़रा देखो तो मैंने इसको यहाँ पर समन किया है, उसके बावजूद भी ये मेरा कहना नहीं मान रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसका कारण ये है कि ये अपनी लाइफ में एक हाई रैंकर था, इसीलिए इसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोल करके योन वापस अपनी मिडनाइट शील्ड को बाहर निकाल लेता है और एरेस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए हरकुलिस को कहता है कि हरकुलिस तुम जितना चाहो उतना इसको मार सकते हो और अपनी जो हार्ट की डिज़ायर है उसको पूरा कर सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस वापस बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देते हुए एरेस से कहता है कि एरेस जल्दी से मुझसे माफ़ी की भीख मांगो। तो उसकी इस बात के लिए वापस एरेस रिफ्यूज़ कर देता है। तो हरकुलिस अपने मुक्के को बहुत देरी के साथ बंद करता है और एरेस के फेस पे एक बहुत तगड़ा वाला पंच मारता है। तो इन सब चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके योन थोड़ा सा फेस बना लेता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हरकुलिस है उसने एक ही पंच में एरेस को मार दिया होता है और फिर वो योन से बात करते हुए कहता है कि योन तुमने सही में मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। वो ऐसा बोल करके और भी बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देता है। तो वहाँ पर योन एरेस को दोबारा समन करता है। तो उसे देख करके हरकुलिस दोबारा से एरेस को मारने लगता है और वहाँ पर वो एरेस को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके योन अपने मन में कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर हरकुलिस को देख करके ये लग रहा है कि वो इतनी जल्दी तो सेटिस्फाई नहीं होने वाला, मेरे को शायद तक यहाँ पर एरेस को बहुत ज़्यादा बार समन करना पड़ेगा। वो ऐसा बोल करके दोबारा से अपनी क्नाई का यूज़ करके एरेस को समन करता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें बस आवाज़ें सुनाई देती हैं जहाँ पर एरेस बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है
और फिर हम हरकुलिस को देख पाते हैं जो एरेस को जैसे ही मारने वाला होता है। उसी बीच एरेस हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि बस बस अब रुक जाओ, मुझे और मत मारो, मैं यहाँ बस माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर हरकुलिस एरेस के एकदम पास आकर के उससे बात करते हुए कहता है कि ओह जरा देखो तो, तुम यहाँ पर सब मेरे से माफ़ी मांग रहे हो, पर मैं इतनी जल्द तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, तुम्हें मैं इतना मारूंगा जितना तुम झेल सकते हो। वो ऐसा बोल करके दोबारा से एरेस के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमें कुछ देर तक बस एरेस की चीखें ही सुनाई देती है और फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में योन को देख पाते हैं जो कि हरकुलिस को देख रहा होता है और वो उसे देख करके अपने मन में कहता है कि मैंने आज तक कभी भी ये जो स्किल है उसको इतनी लंबे समय तक यूज़ नहीं किया। वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चवी फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, अब मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। योन ऐसा बोल ही रहा होता है किसी बीच उसका जो माना है वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में जो एरेस है उसको ज़मीन पर पड़ा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर योन हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस, अगर तुम्हें अगली बारी इसके ऊपर गुस्सा निकालना है तो तुम्हें बस मुझे बोलना पड़ेगा, मैं इसे दोबारा समन कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मेरे पास ज़्यादा माना नहीं है। तो इसके रिप्लाई में हरकुलिस से कहता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मुझे इसे और नहीं मारना, क्योंकि यह अकेला पर्सन नहीं है जो कि मेरी माँ की मौत के पीछे जिम्मेदार था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे मेरा रिवेंज लेना है। तो इसकी इस बात को सुनने के बाद योन दोबारा से चवी फेस बना लेता है और कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है जो तुम्हें नहीं पता। तो योन की इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस थोड़ा शॉक हो जाता है और योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन, आखिर में तुम क्या क्या जानते हो। तो इसका रिप्लाई देते हुए योन वापस अपनी प्लेयर किट को बाहर निकाल लेता है और हरकुलिस को कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम्हारी मदर की किलिंग के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है और कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन दोस्त। योन ऐसा बोल करके अपनी प्लेयर किट के अंदर हरकुलिस को बहुत सारे मैसेजेस को दिखाने लगता है, जहाँ पर हरकुलिस को उसके एलाइज के रूप में हेडेस, एर्गन और योन मिलते हैं और अपनी दुश्मन के रूप में एरेस की मदर मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हरकुलिस थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर इसी बीच योन हरकुलिस से बात करते हुए कहता है कि हरकुलिस, मैं ये बात को जानता हूँ कि तुम जी उसको बहुत बुरी तरीके से मारना चाहते हो, बट इस चीज़ को तुम अकेले नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसीलिए थोड़ा सब्र करो। तो उसकी इस बात को सुन करके हरकुलिस वापस अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और जाने लगता है और जाते जाते योन से कहता है कि मैं तुम्हारे ओलंपस को डिस्ट्रॉय करने के प्लान को पूरी तरीके से समझ लिया है। तुम मुझसे यहाँ पर ये चाह रहे हो कि मैं जो उसके ऊपर तब तक अटैक नहीं करूँ जब तक तुम्हारा जो प्लान है वो प्रोग्रेस ना कर जाए। तो इसके जवाब में योन से कहता है कि हाँ, तुम सही हो, बट अगर तुम चाहो तो तुम ज्यूस को छोड़ करके किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो, वो भी बिना मर्सी के। तो इस बात को सुनने के बाद हरकुलिस वापस से जाते हुए योन को बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देता है और कहता है कि तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं उसके पास जाऊँगा। वो ऐसा बोलने के बाद वापस से जंप कर लेता है और आसमान की तरफ चला जाता है और फिर इसी के साथ हम योन को देख पाते हैं जो कि हरकुलिस को जाता हुआ देख रहा होता है। लेकिन फिर इसी बीच वहाँ पर एरेस योन से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो तो, मैं इस बात को भूल गया था कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो और मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी सोल को कैप्चर कर लोगे। तो इसके रिप्लाई में योन से कहता है कि एरेस, क्या तुम अपने मुंह को थोड़ी देर तक बंद नहीं रख सकते? मैं यहाँ पर ओलंपस के डिस्ट्रक्शन को जाता हुआ देख रहा हूँ, जरा देखो तो ये जो नज़ारा है वो कितना अच्छा है। योन कैसे कहते ही एरेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और योन को कहता है कि हाउ डेयर यू, आखिर में तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसकी इस बात को सुनने के बाद योन आसमान में देख करके हरकुलिस को कहता है कि हे हरकुलिस। तो योन कैसे कहते ही जो एरेस है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और योन को कहता है कि रुको जरा वेट करो। तो एरेस कैसे कहते ही हम योन को देख पाते हैं जो कि एरेस को देख करके कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तो इसके रिप्लाई में एरेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराते हुए योन को कहता है कि प्लीज़ जरा रुको, यहाँ पर हरकुलिस को मत बुलाओ। तो इस बात के लिए योन वापस रेडी हो जाता है और फिर वो एरेस से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो तो, तुम्हारी जो बॉडी है वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इसके साथ साथ तुम्हारी जो विल पावर है वो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी लॉयल्टी दे करके मेरे एक नाइट बन सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर एरेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और योन को कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ओलंपस के एक दुश्मन हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा ये जो ऑफर है वो रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। तो एरेस की इस बात को सुन करके योन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस लुक देते हुए एरेस को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है, मुझे तुम्हें ओलंपस के साथ होने वाली वॉर में यूज़ करना पड़ेगा, वही तुम्हारी बिना मर्जी के। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम्हारी बॉडी के अंदर सील कर दूंगा, जिससे तुम सारी चीज़ों को होता हुआ देख तो पाओगे बट कुछ कर नहीं पाओगे। एंड उसके बाद मैं तुम्हारी पावर का यूज़ करके ओलंपस के ऊपर अटैक करूँगा और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का स्टार्ट कर दूँगा। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि मेरे सामने में कोई भी आए, बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ओलंपस के साथ होने वाली फ़ाइट में शामिल नहीं करूँगा, बट इसके लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। तो इस बात को सुनने के बाद एरेस वहाँ पर थोड़ा शॉक हो जाता है एंड फिर योन एरेस से दोबारा बात करते हुए कहता है कि अगर तुम इस ऑफर को लेते हो तो मैं सही में तुम्हें ओलंपस के साथ होने वाले फ़ाइट में यूज़ नहीं करूँगा। तो इस बात के लिए एरेस कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर योन को कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि तुम मुझे ओलंपस के साथ होने वाली फ़ाइट में यूज़ नहीं करोगे।
तो एरिस की इस बात को सुनने के बाद योन वापस अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो एरिस की सोल है वो सही में बहुत ज़्यादा प्रीशियस सोल है, क्योंकि ये एक हाई रैंकर है, बट मैं इसकी बिना मर्जी के इसकी फुल पावर का यूज़ नहीं कर सकता। अगर मुझे इसकी फुल पावर का यूज़ करना है तो मुझे इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। योन ऐसा बोल करके एरिस की तरफ देखने लगता है और फिर उससे बात करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी हूँ। वो ऐसा बोल करके अपने हाथ को एरिस के सामने ले जाता है और फिर इसी के साथ वहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से बन चुका है, बट आप इस सोल का यूज़ करके ओलंपस के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये इस कॉन्ट्रैक्ट का रूल है और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो ये जो सोल है वो फ्री हो जाएगी। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन खत्म होता है वहाँ पर जो एरिस और यूआन का सोल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो बन जाता है। एंड जैसे ही वहाँ पर वो बनता है हमें तो और नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं, जिनके पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो किंग ऑफ डेड है उसको वॉर गॉड एरिस की लॉयल्टी रिसीव हुई है। एंड फिर सेकंड नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जो किंग ऑफ डेड टाइटल है उसकी प्रोफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन खत्म होता है ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम 77 फ्लोर को देख पाते हैं, जहाँ पर हमें हेरा का टेम्पल दिखाया जाता है। वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को बात करता हुआ सुन पाते हैं। एक पर्सन सामने वाले पर्सन से बात करते हुए कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर हेरा है, तो इसके रिप्लाई में सामने वाला पर्सन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर आई है या नहीं आई है। उस पर्सन कैसे कहते ही सामने वाला पर्सन उस पर्सन से दोबारा बात करते हुए कहता है कि जो देखो तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और ये जो चीज़ है उसको बस एक ही प्लेयर ने किया है जो कि अभी तक एक रैंकर भी नहीं बना है। जिसका रिप्लाई देते हुए सामने वाला पर्सन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पर कौन बिलीव कर सकता है कि जो ज्यूस है और पोसाइडन है उनका जो पार्ट है वो अलग हो चुका है। उस पर्सन कैसे कहते ही हमें उन दोनों का नेम बताया जाता है। जो सामने वाला पर्सन रहता है उसका नाम रहता है मैंथियस और जो सेकंड वाला पर्सन रहता है उसका नाम रहता है हेक्टर, और ये दोनों ही हेरास टेम्पल के हाई रैंकर्स हैं। एंड फिर हेक्टर मैंथियस से बात करते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रूमर सुना है कि ज्यूस को इस बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो पोसाइडन और हेडेस है उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है। तो इसके जवाब में मैंथियस कहता है कि हाँ मैंने भी ये जो रूमर है उसको ऑलरेडी सुन रखा है। एंड क्या तुम्हें ये पता है कि ज्यूस वो ऐसा बोल ही पाता है किसी बीच हेरा के टेम्पल के ऊपर एक चीज़ आकर के गिरती है जिसके इम्पैक्ट से आसपास की पूरी ज़मीन टूट जाती है एंड पूरी तरीके से धूल बिखर जाती है। एंड जैसे ही धूल खत्म होता है हम वापस कुछ लोगों की आवाज़ सुन पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खास रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ पर जो हेक्टर और मैंथियस है वही सामने बढ़कर आने लगते हैं, लेकिन फिर उसी बीच हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि धूल के बीच में से एक पर्सन को पकड़ करके बाहर निकलता है, जो कि और कोई नहीं हरकुलिस रहता है। एंड वहाँ पर हरकुलिस आने के बाद उन लोग से कहता है कि आखिर में हेरा कहाँ पर है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद जो हेक्टर है वो मैंथियस से बात करते हुए कहता है कि आखिर में ये फियरलेस पर्सन कौन है जो अकेला हेरा के टेम्पल के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा है, और आखिर में ये कौन सी गिल्ड से बिलोंग करता है। तो इसकी इस बात को सुन करके मैंथियस बहुत ज़्यादा डरते हुए हेक्टर को कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हीरो हरकुलिस है। तो उसके ऐसे कहते ही हेक्टर बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है कि व्हाट, आखिर में ये कैसे हो सकता है। मैंने सुना था हीरो हरकुलिस जगेंटोमेंसिया के बाद कहीं गायब हो गया था। तो उसकी इस बात की कंप्लीट होने से पहले वहाँ पर हरकुलिस उन लोग की तरफ चल करके आने लगता है और उन लोग से बात करते हुए कहता है कि मेरे को अपनी बात को रिपीट करने पर मजबूर मत करो, मेरे को जल्दी ये बताओ कि आखिर में हेरा कहाँ पर है। तो उसके ऐसे कहते ही हमें वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि हरकुलिस के सामने आ जाते हैं और फिर हरकुलिस को रिप्लाई देते हुए कहता है कि जो हेरा है वो यहाँ पर नहीं है और तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो इसका रिप्लाई देते हुए हरकुलिस कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस बात से तुम लोग का कोई मतलब नहीं है, और अगर हेरा यहाँ पर नहीं है तो ठीक है मैं ये जो प्लेस है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसा बोलने के बाद ज़मीन के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो जो टेम्पल रहता है वो बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके हेक्टर और मैथियस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड फिर हेक्टर मैथियस से बात करते हुए कहता है कि अब हमें कुछ भी करके हरकुलिस को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हम इतनी ज़्यादा आसानी से हरकुलिस को इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकते। ये टेम्पल ओलंपस के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए अब मुझे हरकुलिस को रोकना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ उसके साथ फाइट करने। मेरे ख्याल से उसने 1000 ईयर में किसी के साथ फाइट नहीं किया है तो वो कमज़ोर हो गया होगा, और ज़रा देखो वो पहले से मेरे को बूढ़ा लग रहा है। तो उसकी इस बात को सुन करके मैथियस हेक्टर को रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं हेक्टर, हम ये जो सारी चीज़ें हैं उन्हें बातचीत करके ख़त्म करना चाहिए, हमें फाइटिंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। बट हेक्टर वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता और हरकुलिस की तरफ अटैक कर देता है, बट हरकुलिस उसके अटैक को डॉज करता है और हेक्टर की तरफ देखने लगता है, जिसे देख करके हेक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर उसी बीच हरकुलिस हेक्टर के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से हेक्टर का ब्लड आसपास पूरी तरीके से बिखरने लगता है। और फिर इसी के साथ हम बाकी नेट्स को देख पाते हैं जो इस सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें हरकुलिस के साथ फाइट करने के लिए जो बाकी के हाई रैंकर हैं उनको भी गैदर करना पड़ेगा। तो हरकुलिस उन लोग की इस बात को सुनने के बाद उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी हाई रैंकर्स हैं और रैंकर्स हैं सबको गैदर करो, मैं तुम सबको एक ही साथ मारूंगा। उसके ऐसा कहते ही हमें वहाँ पर कुछ खून की छींटें दिखाई जाती हैं। एंड देन ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में
हम यूआन को देख पाते हैं जो अपने बेड में सोया रहता है और उसके पास उसका प्लेयर किट ऑन रहता है, जहाँ पर एरगन उसे मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि यूआन तुम इंसेन हो, क्या तुम यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए? क्योंकि जो हरकुलिस है उसने हेरा के टेम्पल के ऊपर अटैक कर दिया है और आस पर पूरी तरीके से तबाही मचा रहा है। एंड इसके अलावा मेरे को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर में तुमने हरकुलिस को कैसे मना लिया और वो हेरा के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तो इसके जवाब में यूआन वापस थोड़ा चवी फेस बना करके एरगन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि एरगन, हेरा फर्स्ट थी जिसने हरकुलिस को परेशान किया था, तो अब ये हरकुलिस की पारी है जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद एरगन थोड़ा चवी फेस बना करके यूआन को कहता है कि बेवकूफ़, मैं तुमसे यहाँ बस ये पूछ रहा हूँ कि आखिर में तुमने हरकुलिस को हमारे साइड लाने के लिए क्या किया। तो एरगन की बातों को सुन करके यूआन वापस उसका कुछ रिप्लाई नहीं देता और सोने लगता है। तो इस चीज़ को देख करके एरगन यूआन को कहता है कि हे बेवकूफ़, तुम मेरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ये बोल करके वो कुछ समय के लिए शांत होता है और फिर दोबारा गुस्सा करते हुए कहता है कि ओए, क्या तुम सो रहे हो? तो यूआन उसकी इस बातों को सुनने के बाद अपना जो प्लेयर किट रहता है उसको थोड़ा दूर कर लेता है एंड दोबारा सोने लगता है। लेकिन फिर उसी बीच उसके पास एक मैसेज आता है जो कि हेडेस की तरफ से रहता है, जहाँ पर हेडेस यूआन से कह रहा होता है कि यूआन, हमारी जो प्रिपरेशन थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो इस मैसेज को देखकर यूआन वहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपने बेड पे बैठते हुए प्लेयर किट में दोबारा से हेडेस के मैसेज को देखने लगता है और कहता है कि मैं ये जो मैसेज है उसका वेट बहुत लंबे समय से कर रहा था। लेकिन फिर इसी बीच एरगन वापस यूआन को बहुत सारे मैसेज करने लगता है और थोड़ा गुस्सा करते हुए यूआन को कह रहा होता है कि हे किम यॉन, हे आखिर तुम कहाँ हो और तुम कर क्या रहे हो? तो यूआन उसकी बातों को सुनने के बाद भी वापस ही स्ट्रेचेस करने लगता है और उसको रिप्लाई नहीं देता। तो इस चीज़ को देख करके एरगन दोबारा से यूआन को मैसेज करता है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन से फ्लोर पे हो, चलो हमें यहाँ बस मिलना चाहिए। तो यूआन उसकी इस मैसेज को देखने के बाद अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने हरकुलिस को तो ज्यूस के साथ फाइट करने के लिए मना लिया, बट अब मुझे एरगन को ज्यूस के साथ फाइट करने के लिए मनाना पड़ेगा, क्योंकि एरगन एक ऐसा पिलर है जो कि ज्यूस को पूरी तरीके से हिला कर रख सकता है। भले ही एरगन अभी मेरे साइड है, बट वो अभी अपने फादर के साथ फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, बस वो फाइट को दूर से देखना चाहता है, बट मुझे उसे फाइट के बीच में लाना पड़ेगा। ये सारी बातें सोचने के बाद यूआन प्लेयर किट में एरगन को मैसेज करते हुए कहता है कि एरगन, मैं 42nd फ्लोर के अंदर हूँ, तुम जल्दी यहाँ पास आ जाओ, मेरे पास कुछ चीज़ है तुम्हें बताने के लिए। तो यूआन कैसे कहते ही हम 42nd फ्लोर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर एरगन यूआन को देखते हुए कह रहा होता है कि यूआन, आखिर में तुम क्या बोलना चाहते थे, जल्दी बोलो। तो इसके जवाब में यूआन उसे कहता है कि एरगन, तुम्हें भी वो जो फाइट है उसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा जिसमें हम तुम्हारे फादर जी उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो इस बात को सुन करके एरगन थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि फाइट, आखिर मैं क्यों उसमें पार्टिसिपेट करूँ? तो फिर यूआन कहता है कि एरगन, क्या तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम अपने फादर के साथ फाइट कर पाओगे, इसीलिए तुम उनसे फाइट नहीं करना चाहते? तो इसके रिप्लाई में एरगन उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट जो ज्यूस है वो ओलंपस की किंग है एंड इसके साथ साथ उनके पास थंडरबोल्ट भी है और वो वर्ल्ड के टॉप हाई रैंकर में 9th नंबर पे आते हैं। तो इस हिसाब से मेरे जैसे पर्सन के लिए उनके ऊपर एक फिंगर भी उठा पाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। जो मेरे फादर है वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बोलने के बाद एरगन कुछ समय के लिए शांत रहता है और फिर दोबारा से यूआन से बात करते हुए कहता है कि यूआन, आखिर में तुम इतनी ज़्यादा पॉइंटलेस बात क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपने फादर के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकता, तो मैं आखिर में तुम लोग की फाइट में कैसे मदद करूँगा? अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का भी यूज़ करूँ तब भी मैं उस फाइट में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आखिर में तुम मुझे फाइट को ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो इसके रिप्लाई में यूआन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंटलेस बात नहीं कर रहा, तुम बस फाइट में शामिल हो जाओ, यही बहुत ज़्यादा इनफ है। तो फिर यूआन की इस बात को सुन करके एरगन उसे दोबारा रिप्लाई देते हुए कहता है कि यूआन, मेरे को पता है कि तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जो इतनी ज़्यादा आसानी से इतनी ज़्यादा फालतू बात को करे, तुम्हारे पास ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान होगा। तो इसके रिप्लाई में यूआन उसे कहता है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर 2 बातें हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तो आखिर में तुम कौन सी बात को सुनना पहले पसंद करोगे? तो इसके रिप्लाई में एरगन उसे कहता है कि यूआन, तुम हमेशा मुझे अपनी बातों से शॉक कर देते हो, तो इसीलिए तुम दोनों बात को मेरे को एक ही साथ बता दो। सो फिर यूआन एरगन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि एरगन, तुम्हें यह बात नहीं पता होगी पर मैं तुम्हें बता दूँ, ज्यूस अपने एक चाइल्ड की बहुत ज़्यादा केयर करता है और वो उसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो उसकी इस बात को सुनने के बाद एरगन वापस थोड़ा शौक होता है और फिर यूआन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि एरगन, और वो जो चाइल्ड है वो तुम हो। तो यूआन कैसे कहते ही एरगन बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है और वो कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोल पाता और फिर थोड़ा हंसते हुए यूआन को कहता है कि यूआन, क्या तुम यहाँ बस पागल हो गए हो? क्या तुम सही में सीरियस हो और तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसा बोल करके अपने सिर को पकड़ लेता है और फिर कुछ समय तक कुछ नहीं बोल पाता एंड यूआन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि यूआन, आखिर में मेरे फादर मेरी चिंता क्यों करते हैं और वो मुझे आगे बढ़ते हुए क्यों देखना चाहते हैं? वो ऐसा बोल करके दोबारा शांत हो जाता है और यूआन से बात करते हुए कहता है कि मैं अपने फादर को कभी भी थैंक्स नहीं बोलना चाहता मुझे इस वर्ल्ड में लाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जिनका मैं जितना भी बुराई करूँ उतना कम है। बट उसके अपोजिट मेरी मदर थी, जो मेरी मदर थी वो मेरे को सही में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट मेरे को नहीं पता कि अचानक वो कहाँ गई। मेरे को तो ये लगता है मेरे फादर ने ही मेरी मदर के साथ कुछ किया है, जैसा कि तुमने मेरे को हरकुलिस के बारे में बताया था। मेरे को हरकुलिस को याद करके अपनी ही याद आ जाती है। एरगन ऐसा बोलने के बाद कुछ समय के लिए दोबारा शांत हो जाता है
और फिर इसी के साथ अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए कहता है कि योन, आखिर मेरे फादर मेरे को आगे बढ़ते हुए क्यों देखना चाहते हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए योन कहता है कि एर्गन, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें आगे इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता, और इसका जो रीज़न है वो तुम्हें आगे जाकर के खुद पता चल जाएगा। तो उसके इस बात को सुनने के बाद एर्गन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक पत्थर के ऊपर बैठते हुए योन को कहता है कि योन, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक तुमने मेरे को जिन बातों के बारे में बताया है वो हमेशा सच ही हुई है। एंड इन सारी बातों को सोच करके मुझे कभी कभी ये लगता है कि तुम फ्यूचर से आए हुए हो। ये बात बोलने के बाद एर्गन दोबारा से थोड़ा परेशान हो जाता है और योन से आगे बात करते हुए कहता है कि योन, आज तुमने मेरे को जो बात बोली है मेरे को इस बात के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, उसके बाद जा करके मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। एर्गन ऐसा बोल करके शांत जाता है। तो फिर हम उसके सामने योन को देख पाते हैं, जो कि एर्गन की बात को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि एर्गन, मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान करने के लिए, बट ये जो चीज़ है वो तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। योन ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर एक प्लेयर किट आता है, जिसमें अपोलो एर्गन को मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर, हम लोग बहुत बड़ी ट्रबल में हैं, क्योंकि हमारे फादर ने हेवनली डिवाइन कल के ऊपर अटैक कर दिया है। उसने कुछ हाई रैंकर को हेवनली डिवाइन कल के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया है और वहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो इस बात को सुनकर कि योन वापस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम योन और एर्गन को एक सन चार्ट में बैठ करके कहीं पर जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर योन उस सन चैट को चलाते हुए एर्गन की तरफ देखने लगता है और उसे देख करके वो कहता है कि एर्गन, क्या तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो। तो इसके रिप्लाई में एर्गन से कहता है कि नहीं, मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार फील हो रहा है। वैसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि योन, आखिर में हम इस वॉर को कैसे स्टॉप करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने वॉर को स्टॉप नहीं की तो बहुत सारे लोग ऐसे ही फालतू में मारे जाएंगे। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सही बोला, हमें कुछ भी करके ये जो वॉर है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद योन उस सनसेट को और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके एर्गन दोबारा से योन से बात करते हुए कहता है कि योन, क्या तुमने हेवनली डिवाइन कल्ट को कांटेक्ट किया और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो इसके जवाब में योन से कहता है कि हाँ, मैंने उन लोग को पहले ही कांटेक्ट कर लिया है और इसी के साथ मैंने उन लोग को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए बोल दिया है। बट मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेवनली डिवाइन कल्ट में हेवनली डिवाइन के साथ साथ कुछ और हाई रैंकर्स भी हैं जो कि सारी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। योन ऐसा बोल करके शांत हो जाता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं सही में बोलूँ तो सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में ही हैं, बट इसके बावजूद मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये बोलने के बाद योन सामने देखने लगता है और थोड़ा सीरियस आवाज़ में एर्गन से कह रहा होता है कि एर्गन, जो अपोलो और हेडेस है वो अब हमारे साइड में है, तो ज्यूस अब उन दोनों को यूज़ नहीं कर सकता। तो क्या वो हेवनली डिवाइन कल्ट के ऊपर अटैक करने के लिए एथना, हेरमेस या डायनोसिस को भेजेगा, या फिर कोई दूसरे गिल्ड भी उसका हेल्प कर रहे हैं। बट अगर मैं अच्छे से सोचूं तो कोई दूसरा गिल्ड अभी ओलंपस का हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो एसगार्ड है वह भी उन सारे गिल्ड को रोक देगी। ये बोलने के बाद योन कुछ समय के लिए शांत होता है और फिर दोबारा एर्गन से कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि ज्यूस उस फेलियर का भी यूज़ करेगा। तो उसकी इस बात को सुनकर के एर्गन थोड़ा हैरान होते हुए योन को कह रहा होता है कि योन, आखिर में तुम कौन सी फेलियर की बात कर रहे हो, मेरे को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो योन उसका रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कि एर्गन, ज्यूस ने ओलंपस के प्रिजन के अंदर बहुत लंबे समय पहले एक हाई रैंकर को सील कर दिया था और इसके बारे में बस कुछ ही लोग जानते हैं, तो इसलिए शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। तो उसकी इस बात को सुन करके एर्गन थोड़ा सा फेस बनाते हुए योन को कहता है कि आखिर में तुम कौन से अर्थ से बिलोंग करते हो, जब मेरे को भी इस बारे में नहीं पता तो तुम इस बारे में कैसे जानते हो। और इसी के साथ योन, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरे फादर उस जैसे पर्सन को भी वॉर में भेजेंगे। तो योन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे फादर उस पर्सन का वैल्यू नहीं करते। योन ऐसा बोल करके अपना जो सन चैट है उसको आगे बढ़ाने लगता है और कहता है कि एर्गन, हमें अभी इन सारी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जो हेवनली डिवाइन कल्ट है वहाँ पर जाना चाहिए। वैसा बोल करके सामने बढ़ने लगता है और फिर इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम ओलंपस के एक बहुत बड़ी शिप को देख पाते हैं, जो कि ओलंपस की एक आउटपोस्ट रहती है, जो अभी हेवनली डिवाइन कल्ट के ऊपर उड़ रही होती है। हमें उस शिप के ऊपर एक प्रिजन को भी दिखाया जाता है, जिसके बगल में एथेना खड़े होकर के उस प्रिजन को देखते हुए थोड़े पास्ट का सीन याद कर रही होती है, जहाँ पर ज्यूस उससे बात करते हुए कह रहा होता है कि एथेना, अब हम योन को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, तो इसीलिए तुम जाओ और सबसे पहले हेवनली डिवाइन कल्ट के ऊपर अटैक करो। तो एथेना कहती है, फादर मुझे माफ़ कर देना, बट मैं योन को अकेले नहीं हरा सकती, क्योंकि उसके साइड में हेवनली डिवाइन और सन वुकोंग है। तो मुझे इस काम को करने के लिए एटलीस्ट 4 हाई रैंकर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मुझे इंक्लूड करके। तो इसका जवाब देते हुए वहाँ पर जिस से कहता है कि एथेना, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने साथ हेरमेस एंड ओडियसस को भी ले जाओ और मैं कल तक तुम्हारे लिए उसे भी प्रिपेयर कर दूंगा, तो कल तुम उस लड़की को भी ले जाना। ये बोलने के बाद ज्यूस वहाँ पर से चला जाता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर एथेना उन सारी बातों के बारे में सोच रही होती है, लेकिन फिर उसी बीच कोई लड़की उससे बात करते हुए कह रही होती है कि
एथेना, मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हूँ। जब भी फादर कोई मुश्किल में रहता है तभी वो मेरे को याद करते हैं, उसके अलावा वो मेरे को कभी याद नहीं करते। तो इसका जवाब देते हुए एथेना उसे कहती है कि सिस्टर, अभी ये समय नहीं है कि हम इन सारी फालतू बातों पे ध्यान दें, तुम्हें अपने जो फाइट है उस पर ध्यान देना चाहिए और फाइट करते टाइम ज़्यादा केयरलेस मत होना। तो उसका जवाब देते हुए सामने वाली लड़की कहते हैं कि बट मेरे को फ़ाइट करना पसंद नहीं है, बट इसके बावजूद मैं इस फाइट में तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी और अपना बेस्ट दूंगी। तो उसके ऐसे कहते ही फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। ये जो लड़की है उसका नाम हेरमेस है और ये ओलंपस की हाई रैंकर में से एक है। और फिर इसी के साथ हम दोबारा से एथेना को देख पाते हैं, जो कि हेरमेस से बात करते हुए कह रही होती है कि सिस्टर, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो जल्दी ही अब ये जो फाइट है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसकी बातों को सुन करके हेरमेस थोड़ा स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर उसी बीच उन लोग के शिप के ऊपर कोई अटैक कर देता है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद हेरमेस थोड़ा शॉक हो जाती है एंड फिर हमें उन लोग के शिप के नीचे हेवनली डिवाइन कल्ट को दिखाया जाता है। तो उसे देख करके एथेना हेरमेस के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हेरमेस, आखिर में तुमने शिप को एक सेफ जोन के अंदर क्यों नहीं रखा। तो फिर हेरमेस कहती है कि सिस्टर, मैं यहाँ पर अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, बट ये जो शिप है वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है वो जैगेंटोमेंसिया के भी दौरान हुआ था। तो इस चीज़ को सुन करके एथेना शांत हो जाती है और अपने मन में कहती है कि हेवनली डिवाइन, ये हेवनली डिवाइन का ही काम है, मैंने सोचा था वो अभी यहाँ पर नहीं होगा एंड हम लोग सरप्राइज अटैक करके हेवनली डिवाइन कल्ट को एक ही बारे में ख़त्म कर देंगे। बट उन लोग को हम लोग के प्लान के बारे में पता चल गया एंड जो हेवनली डिवाइन है वो मेरे को पहले से भी स्ट्रांग लग रहा है और इसी के साथ मेरे को ये भी लग रहा है कि हेवनली डिवाइन की रैंकिंग पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। ये बोलने के बाद एथेना हेवनली डिवाइन कल्ट की तरफ देखने लगती है। तो हमें हेवनली डिवाइन कल्ट के अंदर हेवनली डिवाइन को दिखाया जाता है, जो कि उन लोग की तरफ देख करके उन लोग को कह रहा होता है कि आई होप ओलंपियस को मेरी ग्रीटिंग पसंद आई होगी और मैंने तुम लोग को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। वो ऐसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत जाता है एंड फिर अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सारे सोल्जर्स हेवनली डिवाइन कल्ट को डिफेंड करो और जो घुस बैठे हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। तो हेवनली डिवाइन कैसे कहते ही हम बहुत सारे वहाँ पर सोल्जर्स को देख पाते हैं, जिनके सामने में हमें चारों लॉर्ड्स को भी दिखाया जाता है। वो लोग हेवनली डिवाइन की बात को सुन करके उसको रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई है। वो लोग ऐसा बोल करके उस शिप की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर उसी बीच आसमान से बहुत सारी ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है। तो इसे देख करके स्फीयर लॉर्ड और फिश लॉर्ड थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी बीच हमें उन लोग के सामने एथेना और हेरमेस को दिखाया जाता है। एथेना हेरमेस को ऑर्डर देते हुए कह रही होती है कि हेरमेस, तुम जाओ और जो चार लॉर्ड हैं उन लोग को मारो और उसी बीच मैं हेवनली डिमन को किल करती हूँ। तो उसके इस बात के लिए हेरमेस भी वहाँ पर रेडी हो जाती है। तो फिर एथेना अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि ओलंपस की आर्मी जल्दी से हेवनली डिवाइन कल्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसके ऐसे कहते ही हम वापस ओलंपस के बहुत सारे सोल्जर्स को देख पाते हैं, जो कि हेवनली डिवाइन कल्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर इसी के साथ हेवनली डिवाइन कल्ट वर्सेस ओलंपस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन फाइट के स्टार्ट होते ही सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और चारों तरफ बस खून खराबा ही मच जाता है। और उसी बीच हम हेरमेस को देख पाते हैं, जो कि सारे लॉर्ड से एक साथ लड़ रही होती है। तो इस चीज़ को देख करके फिश लॉर्ड सामने देखने लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड ओलंपियंस की हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवनली डिवाइन कल्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसके रिप्लाई में जो उसके बगल वाला लॉर्ड रहता है वो फिश लॉर्ड से बात करते हुए कहता है कि फिश लॉर्ड, ये उन लोग का फॉल्ट नहीं है, ये सारा फॉल्ट उस पर्सन का है जो कि बिना कुछ किए ही हमारे हेवनली डिवाइन कल्ट का वॉइस लॉर्ड बन गया। तो फिर उसकी बात को सुन करके फिश लॉर्ड गुस्सा करते हुए उसे कह रहा होता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जो लिटिल मास्टर है उनको बुरा बुरा बोलने के। इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके हेरमेस इस मौके का फ़ायदा उठाती है एंड उन लोग के ऊपर एक अटैक कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से जो फिश लॉर्ड है और एक और लॉर्ड है वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इस चीज़ को देख करके स्वॉर्ड लॉर्ड उन लोग से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, अभी हम लोग के सामने कोई एनिमी है, तुम लोग उससे फाइट करने के बजाय खुद फाइट कर रहे हो। तो स्वॉर्ड लॉर्ड कैसे कहते ही हम दोबारा से हेरमेस को देख पाते हैं, जो कि उन लोग का फाइट को देख करके उन लोग का थोड़ा मजाक उड़ाती है एंड कहते हैं कि तुम लोग के जो हेवनली डिवाइन कल्ट है वो सही में बहुत ज़्यादा बेकार है। और फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं बस कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी प्रिजन को देख पाते हैं, जिसके सामने में एथेना खड़ी रहती है। तो उस प्रिजन के अंदर से कोई लड़की एथेना से बहुत ज़्यादा प्यारी आवाज़ में बात करते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है क्या आखिर में मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो इसके जवाब में एथेना उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या करना है, तो इसीलिए जब तक मैं तुम्हें कोई कमांड नहीं देती तब तक तुम मेरा वेट करो और इसी के अंदर रहो। तो इस बात को सुन करके वो लड़की दोबारा से एथेना से बात करते हुए कहती है कि क्या तुम सही में मुझे यहाँ पर रिलीज़ करने वाली हो और तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रही हो। तो फिर एथेना उसकी बातों को सुन करके उसे कहती कि हाँ मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन पा रही हूँ, बट तुम्हें यहाँ पर कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। वैसा बोल करके सामने चलने लगती है। तो लड़की एथेना को जाते हुए देख करके उसे कहती कि क्या सही में तुम मुझे यहाँ पर छोड़ोगी। तो इसके जवाब में एथेना उसे दोबारा कहती कि हाँ मेरे फादर ने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगी। ये बोल करके एथेना वापस चली जाती है। बट वो लड़की अपने मन में कहने लगती कि फादर क्या वो जियोस है। वैसा बोल करके जियोस के नेम को बहुत बार बोलने लगती है और फिर उसका जो प्रिजन है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जाने लगती है
और वो लड़की अपने मन में बार बार बोल रही होती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ पर से रिलीज़ कर दो। ये बोल करके वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है और पास्ट एक सीन को याद करने लगती है जहाँ पर ज्यूस उससे बात करते हुए कह रहा होता है कि ये जो गिफ्ट है वो तुम्हारे लिए है, बट इस गिफ्ट की एक कंडीशन है, एंड वो कंडीशन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस गिफ्ट को मत खोलना। ये बोल करके ज्यूस वहाँ पर से चला जाता है। तो लड़की उस गिफ्ट को अपने हाथ में पकड़ करके अपने मन में बहुत ज़्यादा रोते हुए कह रही होती है कि इस गिफ्ट को मेरे को मेरे पेरेंट्स की किलर ने दिया है और उसने मुझे बोला है कि मैं इसे ना खोलूँ, तो आखिर में इसके अंदर क्या है। ये बोल करके वो लड़की उस गिफ्ट को थोड़ा खोलती है और उसे देख करके कहती है कि इस बॉक्स के अंदर से तो बहुत ज़्यादा प्रीटी लाइट आ रही है। ये बोलने के बाद वो उस गिफ्ट को पूरी तरीके से खोल देती है, जिस वजह से उस गिफ्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है। और फिर इसी के साथ हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो प्रिजन एकदम अचानक से फट जाता है। एंड जैसे वो फटता है हमें उसके सामने 2 ओलंपस के सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाते हैं। एंड जैसे ही धूल हटता है वो सामने देख करके आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर में ये कौन है, क्या ये ओलंपस की सपोर्ट टीम से बिलोंग करती है। उसके ऐसे कहते ही हम लोग को वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रीटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि चल करके सामने बढ़ रही होती है। एंड फिर हम इस लड़की के बारे में जानते हैं, ये जो लड़की है उसका नाम पेंडोरा रहता है। तो उस लड़की को देख करके सामने के सोल्जर उससे बात करते हुए कहते हैं कि आखिर में तुम कौन हो और क्या तुम डायरेक्ट बैटल फील्ड में कूद करके मरना चाहती हो, और अगर तुम सपोर्ट टीम से बिलोंग करती हो तो तुम पीछे रह करके हमें सपोर्ट करो। वो नाइट्स ऐसा बोलने के बाद कुछ समय के लिए शांत जाते हैं। एंड फिर हमें उन नाइट्स का चेहरा दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से लाल हो गया होता है, क्योंकि वो उस लड़की की ब्यूटी को देख करके शर्मा रहे होते हैं। एंड फिर उनमें से एक नाइट दूसरे नाइट से बात करते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं पता था कि जैसी खूबसूरत लड़की हमारे ओलंपस में बिलोंग करती है। तो उसका जवाब देते हुए सेकेंड ऑल नाइट उससे कुछ बोलने ही वाला होता है कि उस बीच पेंडोरा उन लोग से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम लोग को देख करके बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड उसके ऐसे कहते ही वो नाइट्स अचानक से एक जगह में फ्रीज हो जाते हैं और उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशन चलने लगते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पास मरने वाले हैं, हम लोग की मौत बहुत ज़्यादा ब्रूटली होगी। ये सारी बातें सोचने के बाद वो नाइट्स खुद का ही गला काट करके अपने ही आप को मार देते हैं। एंड पेंडोरा उन सारे नाइट्स के बीच में खड़ी रहती है और वहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रही होती है। और फिर इसी के साथ हम एथेना को देख पाते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके थोड़ा शौक हो जाती है। लेकिन फिर इसी बीच उसे वहाँ पर हेवनली डीमन का आवाज़ सुनाई देता है जो कि उसे कह रहा होता है कि एथेना आखिर में तुमने इस लड़की को कौन से वर्ल्ड से यहाँ पर लाया है। तो इसके जवाब में एथेना उसे कहते हैं कि हेवनली डीमन अगर मैंने तुम्हें ये बात बता भी दिया तो आखिर में तुम इस बात को जानकर करोगे क्या, क्योंकि तुम कुछ देर में यहाँ पर मरने वाले हो। ये बातें बोलने के बाद एथेना पेंडोरा की तरफ देख करके अपने मन में कहने लगते हैं कि फाइनली पेंडोरा इस बैटल फील्ड में आ गई है, बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि पेंडोरा को अपनी पावर पर कंट्रोल करना नहीं आता। तो इसीलिए वो जिसके भी सामने जाएगी वो पर्सन खुद ब खुद अपने आप को मार देगा। एंड ये जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इस बैटल फील्ड के अंदर पेंडोरा के नेगेटिव इमोशन से मैं, हर्मिस और हेवनली डीमन ही सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी सारे सोल्जर्स हैं वो सारे मारे जाएंगे, भले ही वो ओलंपस के हो या हेवनली डीमन कट के। एथेना इन सारी बातों को बोल करके कुछ समय के लिए शांत हो जाती है और फिर वो किसी चीज़ को देख करके अपने होठों को भींच लेती है और कहते कि जरा देखो तो इस बास्टर्ड की टाइमिंग कितनी खतरनाक है। जब पेंडोरा यहाँ पर अपियर हुई तभी ये यहाँ पर आ गया। उसके ऐसे कहते ही हमें उसके ऊपर एक सनसेट को दिखाया जाता है जहाँ पर योन उस सनसेट को चलाते हुए आता है। एंड जैसे ही वहाँ पर आता है उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनके पहले नोटिफिकेशन में योन को बताया जाता है कि जो आपका एग है वो यहाँ पर अपने टीथ को बाहर निकाल रहा है और एग बहुत जल्दी से यहाँ पर बाहर आना चाहता है। तो इस नोटिफिकेशन को देख करके योन वापस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जैसे वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि जो पेंडोरा है वो यहाँ पर अपीयर हो गई है। तो उसे देख करके वो अपने मन में कहता है कि जो मेरा एग है वो यहाँ पर पेंडोरा के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा है। योन ऐसा सोच करके जमीन पे लैंड करता है और फिर पेंडोरा से बात करते हुए कहता है कि पेंडोरा आखिर में तुम कहाँ जा रही हो। एंड हाँ मैं तुम्हें बता दूँ जिस साइड तुम जा रही हो उधर कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ चाहिए तो तुम इस साइड आ जाओ। तो उसके ऐसे कहते ही हमें उसके पीछे वहाँ पर एर्गन को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही सनसेट से नीचे उतरता है उसके कानों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन की आवाज़ आने लगती है। तो इसे सुन करके वो अपने कानों को बंद करता है, बट वो जो नेगेटिव इमोशन की आवाज़ रहती है वो बंद नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को सुन करके एर्गन पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और फिर योन से बात करते हुए कहता है कि योन यहाँ पर आखिर में हो क्या रहा है। तो योन इसके जवाब में उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि एर्गन जो हेवनली माउंटेन है तुम वहाँ पर जाओ और कल्ट लीडर की हेल्प करो और जितना हो सके पेंडोरा से दूर रहने का ट्राई करना और एक कदम भी अपना आगे मत बढ़ाना। तो उसकी बातों को सुन करके एर्गन योन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि योन तुम सही बोल रहे हो, मेरे को ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस फील हो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, बट तुम भी यहाँ पर केयरफुल रहना। एर्गन ऐसा बोल करके वहाँ पर से चला जाता है। एंड फिर हम पेंडोरा को देख पाते हैं जो कि पीछे पलट कर कहते हैं कि ज्यूस क्या ये तुम हो। उसके ऐसे कहते ही हमें उसके पीछे योन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि नहीं मैं ज्यूस नहीं हूँ। तो योन कैसे कहते ही उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशन की आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर वो इमोशंस योन से कह रहे होता है कि आखिर में तुम यहाँ पर फाइट करके कर क्या लोगे, तुम भी ये जानते हो कि तुम इस फाइट को नहीं जीत सकते, तो इसीलिए कि योन अपने आप को मार दो, यहाँ पर तुम्हारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है।
देखो तुम फालतू का सफ़र कर रहे हो, तुम अपने आप को मार दो। इन सारी आवाज़ों को सुन करके योन वापस अपने होठों को भींच लेता है और अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहने लगता है कि ज़रा देखो तो पेंडोरा की इमोशंस कितने ज़्यादा खतरनाक है। ये जैसे ही किसी पर्सन के सामने जाती है, उस पर्सन के मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं जिससे वो अपने आप को मार दे, और मैक्सिमम पर्सन इस चीज़ से रेजिस्ट नहीं कर पाते और वो अपने आप को मार देते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। वो ऐसा सोच करके अपनी इन्वेंट्री में से मिडनाइट डिस्टिल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन फिर इसी समय जो योन का एग रहता है वो अपने मुंह को खोल लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर से बाहर आने दो। तो इसके रिप्लाई में योन वहाँ पर बहुत ज़्यादा चौवी फेस बना करके उसे कहता है कि हे यू बास्टर्ड, जब भी तुम्हें बस भूख लगता है तब तुम यहाँ पर बाहर आते हो। वो ऐसा बोल करके अपने एग को दोबारा से इन्वेंट्री के अंदर डाल देता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके पेंडोरा योन की तरफ देखने लगती है और रोते हुए कहते हैं कि आखिर में तुम क्यों मुझे उस साइड जाने से रोक रहे हो। तो इसके जवाब में योन उसे कहता है कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो दूसरे लोगों को हार्म कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद पेंडोरा और भी ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन फिर उसी बीच योन उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग बॉल से अटैक कर देता है। बट योन की लाइटनिंग बॉल पेंडोरा को टच भी नहीं कर पाती। तो इस चीज़ को देख करके योन थोड़ा शॉक होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ज़रा देखो तो मैंने पेंडोरा के ऊपर अपनी लाइटनिंग बॉल से अटैक किया, बट मेरी लाइटनिंग बॉल पेंडोरा को टच भी नहीं कर पाई। ये सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। योन इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसी बीच योन के मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनने लगता है, जिस वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसका बहुत ज़्यादा खून भी आता है। एंड फिर हम पेंडोरा को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट एक्ट कर रही होती है। और फिर हमें दोबारा से योन को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पर गिर करके पेंडोरा को देखने लगता है और कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो ऐसा बोल करके अपने मन में बहुत ज़्यादा चौवी फेस बना लेता है और कहता है कि अब मैं आखिर में यहाँ पर क्या करूँ। ये बोल करके वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और फिर इसी के साथ वो अचानक से ज़मीन से उठता है और पेंडोरा की तरफ दौड़ने लगता है और उसके ऊपर अपनी मिडनाइट डिस्टिल से अटैक कर देता है। पर पेंडोरा उसके अटैक से बचते हुए वहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा ऑरा को रिलीज़ करने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से योन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। वो वहाँ पर गिरने के बाद अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं इसके साथ क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके साथ क्लोज कॉम्बैट किया तो ये बस मेरे स्टेमिना को खाएगा, तो आखिर में मैं यहाँ पर क्या करूँ। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर उसका जो एग है वो दोबारा से अपने दांतों को निकालने लगता है। इस चीज़ को देख करके योन बहुत ज़्यादा चौवी फेस बना करके एक से कहता है कि अगर अगली बारी तुमने मेरे को फाइट के बीच में डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें बॉयल करके खा जाऊंगा। योन ऐसा बोल करके अपनी सिंड्रीसाई और सेंसरी फील्ड स्किल को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि जो पेंडोरा है वो एथेना से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। वो ऐसा बोल करके अपनी डिमोनिक बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है एंड अपनी जो फ्रेगमेंट ऑफ लाइटनिंग बोल्ट है उसको भी एक्टिवेट कर लेता है। और फिर इसी के साथ हम वापस पेंडोरा का आवाज़ सुन पाते हैं जो कि योन से बात करते हुए कह रही होती है कि आखिर में क्यों तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। वैसा बोल करके दोबारा रोने लगती है। उसके रोने से उसके नेगेटिव इमोशंस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस कारण से उसका ऑरा और भी खतरनाक होने लगता है। एंड फिर पेंडोरा थोड़ी देर के लिए शांत होती है और सामने देख करके गुस्सा करते हुए कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहती। उसके ऐसे कहते ही आसपास की जो पूरी ज़मीन रहती है वो टूट जाती है और उसका ऑरा लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके योन अपने मन में कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ यहाँ बस कोई रास्ता तो होगा इसे हराने का, तो इस हिसाब से बस मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं इसे कैसे हराऊँ। ये बोल करके वो कुछ समय के लिए शांत होता है और आसपास को देख करके सोचने लगता है कि जो पेंडोरा है उसकी स्ट्रेंथ नेगेटिव इमोशंस पर डिपेंड करती है। वो जितना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस के बारे में सोचेगी उसकी पावर उतना ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इस हिसाब से जरूर रुको, मेरे पास यहाँ पास एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। योन ऐसा बोल करके कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हेवनली डीमन वर्सेस एथेना की फाइट को देख पाते हैं, जहाँ पर हेवनली डीमन एथेना के ऊपर स्लाइस करता है, बट एथेना अपनी सिर से उस स्लाइस को ब्लॉक कर देती है, जिससे वापस थोड़ा ब्लास्ट होता है एंड फिर उन लोग की जो फाइट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जहाँ बस हेवनली डीमन और एथेना एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इस कारण से उन लोग की शील्ड और स्वॉर्ड आपस में बार बार टकराने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से आसपास की ज़मीन भी टूटने लगती है। और फिर इसी के साथ हम एथेना को देख पाते हैं जो कि हेवनली डीमन को देख करके अपने मन में कह रही होती है कि सही में हेवनली डीमन बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये इतनी स्पीड में मूव करने के साथ साथ जो अपनी माना है उसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। सही में ये हेवनली डीमन के टाइटल को डिजर्व करता है। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि उसी बीच हेवनली डीमन उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक स्ट्राइक करता है। तो एथेना अपनी शील्ड से उसकी स्ट्राइक को रोक लेती है, बट उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक रहता है कि आसपास की पूरी ज़मीन टूट जाती है। एंड जैसे वहाँ पर से धुआं हटता है हम एथेना को देख पाते हैं जो कि हेवनली डीमन के बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि जो हेवनली डीमन है वो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे कुछ भी करके हेवनली डीमन को यहाँ बस कुछ देर तक रोकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद जो कि मियोन है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो वहाँ पर पेंडोरा के खिलाफ जीत पाए। जो रियल प्रॉब्लम है वो हेवनली डीमन है। वो ऐसा बोल करके सामने देखने लगती है
तो हमें वापस हेवनली डीमन को भी दिखाया जाता है, जो कि एथेना को देख करके उससे बात करते हुए कहता है कि एथेना, अब यहाँ पर तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो किम योन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसके जवाब में एथेना बहुत ज़्यादा हंसते हुए हेवनली डीमन को कहते हैं कि सही में तुम बहुत अच्छा जोक मार लेते हो, बट कुछ देर में तुम और जो तुम्हारा यंग मास्टर है वो दोनों ही मर जाएंगे, और जो तुम्हारा कल्ट है मैं उसको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिससे तुम्हें अंत में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा युआन के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ कि अपनी जो हार है उसको मान लो। तो इस बात को सुन करके हेवनली डीमन थोड़ा हंसते हुए एथेना कहता है कि एथेना, तुम सही में जो किम युआन है उसकी रियल पावर को नहीं जानती। अगर तुम उसकी रियल पावर को जानती तो तुम अभी ये जो बातें हैं वो में से नहीं बोलती। ये बोल करके हेवनली डीमन और भी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि एथेना, फ्यूचर में जाकर के युआन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनेगा और तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जरा पीछे देखो। उसके ऐसे कहते ही हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, जो कि डिवाइन फ्लेम का ब्लास्ट रहता है। एंड फिर हम युआन को देख पाते हैं, जिसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें उसे बताया जा रहा होता है कि आपकी जो डिवाइन फ्लेम की एफिशिएंसी है वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है। एंड जैसे ये सारे नोटिफिकेशन खत्म होते हैं हम वापस पेंडोरा को देख पाते हैं, जिसके आसपास बहुत सारी डिवाइन फ्लेम लगी रहती है। तो डिवाइन फ्लेम को देख करके पेंडोरा बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि ये सही में बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो हम युआन को देख पाते हैं, जो इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके अपने मन में कहने लगता है कि जो मेरी डिवाइन फ्लेम है उसकी ग्रोथ किसी पर्सन के फियर पे डिपेंड करती है, एंड जो पेंडोरा की पावर है वो नेगेटिव इमोशंस है। तो इस हिसाब से जब तक पेंडोरा की पावर बढ़ती रहेगी तब तक मेरी जो डिवाइन फ्लेम है वो और ही ज़्यादा ग्रो करती रहेगी। ये सारी बातें सोचने के बाद युआन पेंडोरा के ऊपर और भी ज़्यादा अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें उसे बताया जा रहा होता है कि आपकी जो डिवाइन फ्लेम की एफिशिएंसी है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये सारे नोटिफिकेशन को देख करके युआन दोबारा से अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहने लगता है कि मुझे बस उस पॉइंट तक जाना है जहाँ बस पेंडोरा की एनर्जी पूरी तरीके से लीक करने लग जाए। युआन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है, किसी बीच पेंडोरा वापस अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करती है, जिस वजह से युआन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून भी जाने लगता है। तो उसी समय जो युआन का एग है वो अपनी इन्वेंट्री से बाहर आ जाता है। तो इसे देख करके युआन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि तो मैं जो चाहता था वो यहाँ पास हो गया। वो ऐसा बोलने के बाद एग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तो तुम अब यहाँ बस फाइनली हैच होने वाले हो। युआन कैसे कहते ही उसका जो एग है वो पेंडोरा की सारी एनर्जी को खाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर जो उसका हैचिंग रेट है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा होता है और वो धीरे धीरे करके पेंडोरा की सारी एनर्जी को खा रहा होता है। बट वो उस दौरान पेंडोरा को हार्म नहीं कर रहा होता, बस वो उसकी एनर्जी को खा रहा होता है, जिससे उसका जो हैचिंग रेट है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा होता है। और फिर इसी के साथ हम युआन को देख पाते हैं, जो इन सारी चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके अपने मन में कहने लगता है कि जो मेरा एग है वो यहाँ बस बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब इसका हैचिंग रेट पहले इंक्रीज़ हुआ था तब इसने ओरोची और जो लैंसलॉट की बॉडी है उसको पूरी तरह से खा लिया था, बट इस बारी बस ये पेंडोरा की पावर को खा रहा है। युआन ऐसा बोल करके एग की तरफ देखता है तो उसका हैचिंग रेट 98 हो जाता है। तो उसे देख करके वो अपने मन में कहता है कि जो एग है वो जल्दी सब हैच होने वाला है, तो क्या एग के अंदर से कोई ऑटर गॉड निकलेगा। उसके ऐसे कहते ही जो एग का हैचिंग रेट है वो 100% हो जाता है। एंड युआन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपका जो एग है वो यहाँ पर सब हैच हो रहा है। उस नोटिफिकेशन के खत्म होते ही हम एग को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे करके टूटने लगता है। फिर हमें एग के अंदर 2 आंखों को दिखाया जाता है, जो कि सामने देख करके बोलने लगते हैं कि आखिर मैं कौन से प्लेस में हूँ और क्या तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। तो उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद युआन अपनी सिंड्री साइट को एक्टिवेट कर लेता है और उसे अच्छे से देखने लगता है, बट उसे सामने में कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होता है। लेकिन फिर इसी बीच युआन किसी चीज़ को देख करके शौक हो जाता है, एंड फिर हमें उसके सामने एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। तो इसे देख करके युआन अपने मन में कहता है कि क्या ये एक आउटर गॉड है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो जो बच्चा रहता है वो युआन को देख करके पापा बोलने लगता है। एंड युआन के पास वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जल्दी से आप इसे नाम दीजिए। एंड फिर इसी के साथ जो हमारा सीज़न 2 है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यह तो है वालों, ये एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप तुम लोग ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड अगर किया है तो पता ना क्या करना है, एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट, जिससे मेरे को पता चले कि तुमने इस एपिसोड को एंजॉय किया है या नहीं किया है। और हाँ, इसी के साथ मेरे पास तुम लोग के लिए यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है, एंड वो ये है कि ये जो मानवा है उसका सीज़न 2 यहीं पर सब खत्म होता है, एंड जो सीज़न 3 है उसके चैप्टर्स अभी रिलीज़ होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए कुछ समय तक इसका कोई अपडेट्स नहीं आएंगे, और जैसे कोई अपडेट्स आते हैं तब मैं जो न्यू वीडियो है उसको अपलोड कर दूंगा। बट बैड न्यूज़ के साथ साथ मेरे पास तुम लोग के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है, एंड वो ये है कि मैं अब एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, लिटरली सही में वन ऑफ द बेस्ट मानवा में से एक है। तो इसे तुम लोग देखना मत भूलना। मैं उसका 1 मिनट का क्लिप इस वीडियो के ही एंड में जोड़ दूंगा, तो तुम लोग मेरे को उसको देख कर बताना कि मेरे को वो जो मानवा है उसको आगे कवर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं दूसरा मानवा अपलोड करूँगा 1 हफ्ते बाद, और अगर तुम लोग हाँ बोलोगे तो मैं इसी का न्यू एपिसोड अपलोड करूँगा 1 हफ्ते बाद। तो मेरे को कमेंट में बताना जरूर। तो इसी के साथ वो जो मानवा है अब उसको शुरू करते हैं। या तो हे भाई लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज मैं जो मानवा कवर करने वाला हूँ वो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मांगा में से एक है। अगर तुमने इस वीडियो का 30 मिनट देख लिया तो तुम इस वीडियो को क्विट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मानवा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट इंडिया के अंदर
कुछ लोगों ने इसको पहले से एक्सप्लेन किया है बट उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगर तुमने इस मानव को पहले देख लिया है तो मैं तब भी तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम 30 मिनट देखो, उसके बाद क्विट करना। तो बिना देर के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि किसी सामने वाले पर्सन के कॉलर को पकड़ करके उसको ब्रिज में अटकाया रहता है। एंड हमें उस ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। तो उस मॉन्स्टर को देख करके जो पर्सन लटका रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड सामने वाले पर्सन से कुछ बात करता है। तो उसकी बातों को सुनने के बाद सामने वाला पर्सन उस पर्सन से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम सही में यहाँ पर फ्यूचर देख सकते हो तो तुम सबसे पहले अपने आप को बचाओ, तब जा करके मैं तुम्हें अपने एक कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करूँगा। वैसा बोलने के बाद कुछ समय के लिए शांत जाता है। तो उसको ऐसा शांत दे करके जो सामने वाला पर्सन रहता है वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूँ कि ये जो बास्टर्ड है वो एक नंबर का साइकोपैथ है। ये मेरे को कन्फर्म यहाँ पर से छोड़ देगा क्योंकि इसको मेरे से अच्छा यहाँ पर कोई नहीं जानता। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो जो सामने वाला पर्सन रहता है वो उस टाई वाले पर्सन का गर्दन छोड़ देता है, जिस वजह से वो ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। ते देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन रहता है वो टाई वाले पर्सन को नीचे गिरते हुए देख करके बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उसे बात करते हुए कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम एक प्रॉफिट हो गए, तो इसीलिए तुम वापस से बच के आना। तो इस पर्सन कैसे कहते ही हम दोबारा से टाई वाले पर्सन को देख पाते हैं जो उसकी इस बात को सुनने के बाद उसको अपने मन में गाली देता है एंड फिर वो मॉन्स्टर के मुंह में गिरने लगता है। पर वो मॉन्स्टर के मुंह में गिरने से पहले हम लोग से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं इस सिचुएशन में कैसे फंसा। तो अगर तुम लोग को मेरी स्टोरी जाननी है तो चलो हम कुछ दिन पहले पास्ट में चलते हैं। उसके ऐसे कहने के बाद हम कुछ समय पीछे आ जाते हैं जहाँ पर हम उसी टाई वाले पर्सन को एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ देख पाते हैं जो कि अपने फ़ोन में देखते हुए अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नावल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। वैसा बोल करके हमें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम डोगजा है एंड हाँ, तुम लोग मेरे नेम की बुराई करो उससे पहले मैं खुद अपने नेम की बुराई कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को मेरा नेम उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे नाम का मतलब होता है अपने परिवार का अकेला लड़का। तो इस हिसाब से जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं डोगजा हूँ तो हमेशा मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। वो समझता है कि मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं अपने परिवार का अकेला लड़का हूँ, जबकि मैं उसे वापस बताने का ट्राई कर रहा होता हूँ कि मेरा नेम डोगजा है। भाई लोग, इस मानवा का ट्रेलर अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर तुम लोग सही में ये मानवा देखना चाहते हो तो मेरे को हैशटैग डोगजा कर देना, जिससे मेरे को समझ में आए कि तुम लोग इस मानवा को देखना चाहते हो। और अगर नहीं देखना चाहते तो हैशटैग नो डाल देना, जिससे मेरे को पता चल जाए कि तुम लोग को ये मानवा नहीं चाहिए। और अगर नहीं चाहिए होगा तो मैं कोई दूसरा सा बेस्ट मानवा अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट वीक। तो चलो चलते हैं। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।